आज हम बात करेंगे नए टॉपिक वेव मोशन के जेडब्ल्यू और नीट सेक्शन। इसमें दोस्तों स्क्रैच लेवल से लेकर जेडब्ल्यू और नीट लेवल तक के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मित्रों, इस टॉपिक के अगर बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो आप आगे की चीजें नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आज मित्रों मैं आप सभी को बहुत सारी नई बातें, बेसिक बातें वेव्स की क्लियर करूंगा और फिर हम उसके बाद जेडब्ल्यू और नीट के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो सारे ही बच्चे हेडिंग वेव मोशन और इसमें सबसे पहले क्या क्या बातें हैं वो लिखने की, वो सुन लें। दोस्तों, वेव इज एक्चुअली अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव एक्चुअली डिस्टर्बेंस है और वे है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। तो लिखो इतना, इट इज अ वे टू ट्रांसफर एनर्जी, टू ट्रांसफर एनर्जी। मतलब वेव अपने साथ एनर्जी कैरी करता है। ओके, इन वेव, बहुत खास बात बता रहा हूं जिसको बच्चे समझ ही नहीं पाते। इन अ वेव particle speed and wave speed are different। सर ये क्या लिखा है? लिखिए, मैं बताता हूं आपको। जब बात पार्टिकल स्पीड और जब बात वेव स्पीड की हो तो ये दो अलग अलग आइटम हैं जो बच्चे समझते ही नहीं। सुनिए सुनिए, अगर एक ऐसी ट्रांसवर्स वेव की मैं बात कर रहा हूं, इमेजिन करो ये एक ऐसी रस्सी है, स्ट्रिंग है, जिसको आपने प्लग करके रिलीज किया तो ऐसे वाइब्रेशंस होंगे, इसे आप ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। यहां मित्रों जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस पॉइंट के अक्रॉस अप एंड डाउन एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। हमें लग रहा है कि वेव इस तरह से आगे की तरफ एनर्जी ट्रांसफर कर रही है और वाकई कर भी रही है। वेव एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रही है, लेकिन वेव का जो पार्टिकल है ना, वो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है। तो ये है पार्टिकल की स्पीड, और वेव जिस स्पीड से इसमें जाएगी आगे की तरफ, वो वेव स्पीड होगी। भाई मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि वेव स्पीड और पार्टिकल स्पीड दो डिफरेंट चीजें हैं। अब कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कौन से पार्टिकल की स्पीड सर, तो उनके लिए मैं समझा रहा हूं कि अगर ये स्ट्रिंग है, आपने इसको प्लग करके रिलीज किया तो ये इस तरह से वाइब्रेट होगी। अब यहां पार्टिकल स्पीड मतलब कौन सी स्पीड? तो मित्रों इस पार्टिकल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहा है मीन पोजीशन पर, ये पार्टिकल स्पीड है। और इसके जितने भी पार्टिकल होंगे उन सारे पार्टिकल की सेम स्पीड होगी। और वेव स्पीड क्या है सर? वेव स्पीड मतलब ये वेव कितनी स्पीड से आगे जा रही है। ओके, वेव स्पीड को c से और पार्टिकल स्पीड को इन जनरल में अभी v से बताऊंगा। अब वेव स्पीड कितनी होती है, किस पे डिपेंड करती है? तो ये बात याद रखिएगा कि वेव स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, और पार्टिकल स्पीड हम पे डिपेंड करती है। सर समझ में नहीं आया? मित्रों एक रस्सी को मैंने खींच दिया वापस से यही वाली, ओके, और अब इसको अगर मैं ताकत से खींच के छोड़ूं तो ये ज्यादा ऊपर नीचे जाएगी। तो पार्टिकल स्पीड मेरे हिसाब से चेंज हो रही है, मैं इसको धीरे से रिलीज कर रहा हूं या जोर से रिलीज कर रहा हूं। तो पार्टिकल की स्पीड जो डिस्टर्ब करता है इस पे डिपेंड करती है, मुझ पे डिपेंड करती है। लेकिन वेव की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है, वो मुझ पे डिपेंड नहीं करेगी। सर जैसे
जैसे एग्जाम्पल समझो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझो, आप खुद करके देखना। आप क्या करो, डोमिनोज बनाओ। सर डोमिनोज, क्या पिज्जा की बात कर रहे हो? अबे नालायक को, डोमिनोज मतलब ऐसी ईंटें खड़ी कर देना, ऐसी ईंटें खड़ी कर देना। ओके, और अब आप क्या करना, एक ईंट को आगे धक्का देना। ओके, तो आप जब इसको धक्का दोगे तो ये सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद नीचे गिरेगी। तो यहां पर ये जो स्पीड है, वो स्पीड हम पे डिपेंड नहीं करेगी, वो गिरने की वेव स्पीड इन बॉडी के नेचर पे डिपेंड करेगी कि ये कितना इलास्टिक है, कितना रिजिड है, वगैरह वगैरह। अगर यही आप रबर के ले लेंगे तो हो सकता है स्पीड बदल जाए। तो आप अगर एक बार इसको जोर से धक्का दो और एक बार धीरे से धक्का दो, लेकिन दोनों बार इसकी स्पीड एक जैसी होगी, प्रैक्टिकली करके देखना। क्यों? क्योंकि ये जो आगे की तरफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वेव जा रहा है, उसकी स्पीड इस मीडियम पे, इसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो इन दो चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये लिख लेना है कि वेव स्पीड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। और पार्टिकल स्पीड डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन सोर्स प्रोड्यूसिंग वेव्स, जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है उस पर डिपेंड। पार्टिकल स्पीड और वेव स्पीड ये अलग अलग आइटम है, इसका विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए। ये लिख लीजिए फटाफट। ऐसे वेव स्पीड मीडियम के इलास्टिक बिहेवियर पे, इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे। अब ये बातें सीखने के बाद हम बात करेंगे दो तरह के मेन वेव्स के बारे में। एक है बेटा ट्रांसवर्स, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, और दूसरी भी आपने पढ़ी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हम इन दो वेव्स की बात करने वाले। बनाइए इस तरह से, हम इन दो वेव्स की मेनली बात करेंगे। पहले जब मैं बात करूं ट्रांसवर्स वेव की, ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स होती हैं जो आप जानते हैं क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करती है। यहां ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट, नीचे वाला पार्ट ट्रफ। यहां ओरिजिनल पॉइंट से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है, इसे ही आप वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ इज वेवलेंथ। मतलब मैं कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं कह सकता हूं ये है वेवलेंथ लैम्डा। गॉट इट? और वैसे ही इस टी से लेकर इस ट्रफ तक की डिस्टेंस को भी मैं लैम्डा कह सकता हूं। तो ये जो वेव होती है ट्रांसवर्स, क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेवलेंथ होती है लैम्डा। और इस ट्रांसवर्स वेव की मैं बात करूं, इट ओनली प्रोड्यूस, इट ओनली प्रोड्यूस in a medium, in a medium having shearing strain। सर ये क्या आइटम है बेटा? ऐसे मीडियम में ही ट्रेवल करेगी जिसका शेयरिंग स्ट्रेन जिसमें पॉसिबल है। शेयरिंग मतलब शेप का चेंज होना, शेयरिंग मतलब शेप का चेंज होना, या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें रिजिडनेस होना चाहिए। मीडियम में क्या होना चाहिए मित्रों? रिजिडनेस होना चाहिए। सर जैसे एग्जाम्पल, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है इन सॉलिड्स, ये सॉलिड में प्रोड्यूस होती है क्योंकि सॉलिड में रिजिडनेस होता है, ये शेयरिंग होता है इसमें। शेयरिंग आपने इलास्टिसिटी में वर्ड सुना है, फिलहाल रिजिडनेस जल्दी समझ में आए। और एक और है इसमें, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सर वाटर जो है उसकी रिजिडनेस थोड़ी होती है, तो फिर वाटर सरफेस पे कैसे बन रही है वेव?
बेटा आप वाटर में जो वेव देखते हैं वो ट्रांसवर्स वेव ही तो होती है। अरे भाई वाटर में आप अगर स्टिल वाटर में यहां पर स्टोन ड्रॉप कर दें तो वेव्स इस तरह से चारों तरफ आगे ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ही बनती है ना, ऐसे ही बढ़ती है ना आगे, आपको ये सर्कुलर शेप में दिखाई देती है। लेकिन सर कैसे? आपने तो कहा ट्रांसवर्स वेव केवल उसमें बनेगी जिसमें रिजिडनेस है, तो बेटा वाटर की जो सरफेस है ना, उसका सरफेस टेंशन, उसकी जो सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी है, उस सरफेस टेंशन के कारण उसमें स्लाइट रिजिडनेस रहती है और ट्रांसवर्स वेव बनती है। तो क्या याद रखना कि ट्रांसवर्स वेव्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये पिक्चर क्लियर हो गई ट्रांसवर्स वेव के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट बात, एक और इसका एग्जांपल है स्ट्रेच स्ट्रिंग। बेटा स्ट्रेच स्ट्रिंग में भी तो ट्रांसवर्स वेव ही बनेगी। स्ट्रेच स्ट्रिंग ऊपर लिख देता हूं मैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग, इसमें भी तो ट्रांसवर्स वेव ही बनती है। अभी कैसे बनेगी मैं समझाऊंगा उसको आपको। इसके बाद इस ट्रांसवर्स वेव में ही स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये एक बड़े काम का फॉर्मूला है जो अभी हमें काम आएगा आगे। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। देखिए एक स्ट्रिंग है जिसको आपने फिक्स किया दोनों एंड पर, ओके, और इसको आपने प्लग करके रिलीज किया तो वेव्स बनी इस तरह से, ओके। अब अगर T है टेंशन ऑन स्ट्रिंग, मित्रों इस स्ट्रिंग की अगर मैं टेंशन की बात करता हूं तो अगर वो है T, अगर मैं म्यू से बताता हूं मास पर यूनिट लेंथ, सर म्यू मतलब क्या बोला आपने? मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m/l, देन मित्रों याद रखना स्पीड जो होगी ना ट्रांसवर्स वेव की स्ट्रेच स्ट्रिंग में, वो होगी √T/म्यू। म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, इट्स √T/, आप इसको मास अपॉन लेंथ भी लिख सकते हैं एज इट इज। फटाफट नोट करो, एक और फॉर्मूला लिखवाऊंगा इसका मैं, एक और फॉर्मूला लिखवाऊंगा इसका मैं, फटाफट नोट करिए इसको। टेंशन है स्ट्रिंग में T, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, तो स्पीड होगी √T/म्यू, T/ मास पर यूनिट लेंथ। सिंस डेंसिटी होता है, एक और फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। इसी स्ट्रिंग के लिए एक और फॉर्मूला, इसी स्ट्रिंग का एक और फॉर्मूला मित्रों, चूंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो होगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो मास अपॉन स्ट्रिंग का वॉल्यूम। बेटा स्ट्रिंग एक सिलेंडर की तरह लू तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और लेंथ एल, तो यहां से मित्रों मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आएगी रो इंटू ए, डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो स्पीड का फॉर्मूला √T/म्यू, √T/ मास पर यूनिट लेंथ, जिसको अभी मैंने बताया रो इंटू ए, ये लिख सकते। तो याद रखिए स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए ये फॉर्मूलेज आपके सामने, ओके। इसके
प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जेडब्ल्यू में आए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो हम करने वाले हैं। बट फिलहाल ट्रांसवर्स वेव के बारे में इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से जानकारी में होना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट ट्रांसवर्स वेव की इतनी बात करने के बाद अब हम बात करेंगे मित्रों लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की। इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को प्रेशर वेव्स भी कहते हैं। प्रेशर वेव्स भी कहा जाता है। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में आपको पता तो है, पर आखिर ये प्रोड्यूस कैसी होती है इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल वेव समझना, मैं ट्राई करता हूं आपको एक्सप्लेन करने की कैसे बनेगी। इमेजिन करो मित्रों, ये एक सिलेंडर है, ओके, और इस सिलेंडर में एयर है अंदर, और ये है पिस्टन, अब दोस्तों आप इस पिस्टन को ताकत से अंदर बाहर करो, धड़ है ना, इसको अंदर बाहर करो, अंदर बाहर। तो आप क्या देखोगे कि पिस्टन जैसे ही अंदर जाएगा तो हाई प्रेशर के कारण कुछ पार्टिकल्स तो बहुत पास पास आ जाएंगे, और कुछ पार्टिकल्स बहुत पास पास आए और कुछ पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। मतलब आपको मैं प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक सिलेंडर में पिस्टन को अंदर बाहर करोगे तो यहां पर हो सकता है दिखाई ना दे, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में यहां पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में आगे पीछे मूव करेगा, और वेव भी आगे ही जाएगी। पार्टिकल आगे पीछे मीन पोजीशन पर वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन वेव आगे जा रही है। तो यहां पर वेव मोशन और पार्टिकल का मोशन अलोंग सेम लाइन में, ओके। दूसरा, यहां पर बनती है रेयरफेक्शन और कंप्रेशन। तो कम से कम इतना लिखो, मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव मोशन इज अलोंग सेम लाइन। बेटा ये सारे बेसिक्स जब तक नहीं आएंगे ना, आप ये मत सोचो कि पहला ही क्वेश्चन सर आईआईटी का करवा दे। बेटा आपके बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं है ना, आप पिक्चर समझ ही नहीं पाओगे। आज के लेक्चर में आप ही देखना, आपके इतने सारे फंडे वेव्स के जो क्लियर ही नहीं है वो क्लियर है। दूसरी बात रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन आर फॉर्म्ड। मित्रों रेयरफेक्शन कंप्रेशन के फॉर्म में चलेगी। डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ मीडियम चेंजेस। इट्स अ कॉमन सेंस। कैसे सर? जब वेव ट्रेवल करेगी तो रेयरफेक्शन में पार्टिकल दूर दूर और कंप्रेशन में पास पास। समझ रहे हो बात को? जब ये दूर दूर और जब ये पास पास, तो कॉमन सेंस की बात है, अगर पार्टिकल्स बहुत पास पास आ गए तो यहां डेंसिटी बढ़ गई, और जब ये दूर दूर तो ऑब्वियसली डेंसिटी कम हो गई। तो यहां पर जब ये वेव ट्रेवल करती है तो ये मीडियम की डेंसिटी को अफेक्ट कर देती है, कहीं कहीं डेंसिटी ज्यादा और कहीं कहीं कम हो जाता है। गॉट इट? आगे, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सारी काम की बातें बता रहा हूं मित्रों, साउंड वेव इसी का एग्जाम्पल है। इसका नाम प्रेशर वेव इसीलिए है क्योंकि प्रेशर चेंज होता है मीडियम का, ओके।
साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक बात याद रखना कि जब साउंड मीडियम में ट्रेवल होगा तो ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। तो लिख लो ऐसा, व्हेन साउंड ट्रेवल इन एयर और मीडियम, then it is एडियाबेटिक प्रोसेस। ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ये एक क्वेश्चन आज कराऊंगा मैं, इसमें काम आएगा पॉइंट। साउंड मीडियम में ट्रेवल करेगा, ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहां पे बनती है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये सारी काम की बातें लिख लो। वेव्स कैन बी प्रोड्यूस इन सॉलिड, लिक्विड एंड केसेस, मतलब ये तीनों ही मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मीडियम की डेंसिटी का बदलना जरूरी है और तीनों की डेंसिटी आप बदल सकते हो। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जब मीडियम में प्रोपोगेट करेगी तो तीनों ही मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। ये बात ध्यान रखिए, सारे ही मीडियम में ये ट्रेवल कर सकती है। फटाफट लिखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले इन सॉलिड्स, पहली बात तो बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि सॉलिड में ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे जाती है। देखो एक रॉड है, ये एक रॉड है, जैसे ही एक हथौड़ा इस रॉड को मारोगे टन, जैसे ही एक हथौड़ा इस पर मारोगे टन, तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव ही बनेगी। कौन सी वेव बनेगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव ही बनेगी। तो बेटा सॉलिड में ये वेव दिखती नहीं है पर बनती तो है, और इसकी स्पीड होती है, मैंने कहा था वेव की स्पीड को सी से बताऊंगा, अंडर रूट वाई बाय रो। यहां रो और वाई कौन? तो वाई है यंग्स इलास्टिसिटी, और रो है मित्रों डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी। तो वेव स्पीड मैंने कहा था ना मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। तो देखो मीडियम की इलास्टिसिटी उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जब मैं बात करता हूं लिक्विड की, तो इन लिक्विड्स मित्रों, लिक्विड्स में जब बात करते हैं तो यही फॉर्मूला होता है अंडर रूट बी बाय रो, जहां बी का मतलब होता है लिक्विड की बल्क इलास्टिसिटी, साउंड में उल्टा चलता है बेटा। जो साउंड होता है ना वो सॉलिड में ज्यादा स्पीड होती है, लिक्विड में कम होती है और गैसेस में सबसे कम होती है। ये मैं लिखवा दूंगा अभी आपको, पहले इतना करो फास्ट। लिक्विड में फॉर्मूला आ गया, और आगे लिखो इन गैसेस, थर्ड गैसेस में क्या होगा? तो सी इन गैसेस, मित्रों सी का फॉर्मूला अंडर रूट रट लो, भयंकर काम का है, स्टार बना रहा है, एमबीआई भयंकर काम का है, रट लो। वही फॉर्मूला सुनना पहले, बी बाय रो सुन लो। गैसेस में जब साउंड ट्रेवल होगा तो वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, और बल्क इलास्टिसिटी जब आप गैसेस के लिए निकालते हैं तो आपने शायद लास्ट ईयर ये पढ़ा हो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस, तो वो इलास्टिसिटी आती है गामा पी। तो मित्रों फॉर्मूला हो जाएगा गामा पी बाय रो। अभी लिखो मत, सुन लो। यहां मित्रों
बी का मतलब तो वही है, लिखना मत, सुन लो, बी का मतलब वही है, बल्क इलास्टिसिटी, बल्क इलास्टिसिटी। रो का मतलब है डेंसिटी, रो का मतलब है डेंसिटी। गामा है स्पेसिफिक हीट रेशो। ये मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए अलग अलग होगा। ओके, और P का मतलब है प्रेशर, P का मतलब फिलहाल क्या है, प्रेशर। बट यहीं से अगर मैं एक और फॉर्मूला निकालूं R टेम्परेचर और मास की टर्म में, तो मैं लिख सकता हूं उसको गामा आर टी बाय एम, जहां T है टेम्परेचर, T है टेम्परेचर और M है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब सर ये गामा पी बाय रो को गामा आर टी बाय एम कैसे लिख सकते हो, ये भी बता दूंगा, पहले ये एज इट इज छापो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर हमेशा लेना इन केल्विन, ये बहुत खास बात है, इन केल्विन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम है मॉलिक्यूलर मास, टेम्परेचर केल्विन में लेना है, इसको जरूर याद रखना, बहुत काम की बातें हैं, नोट करिए इसको। ये सारे फॉर्मूलेस बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। अब रही बात सर ये गामा आर टी बाय एम कैसे आया, पहली बात तो उसको रट लो आप, बहुत ही अच्छे से इसको रट लें आप। टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में लेंगे, न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो केल्विन में लेना। मॉलिक्यूलर मास अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग, P इज द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी कैन से। अब ये आया कैसे सर, तो इसको मैं केवल 2 मिनट समझा देता हूं, सुन लो, लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा। पीवी इक्वल्स टू होता है 1 मोल गैस के लिए आर, पी डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो P बाय रो को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिख सकता हूं, आर टी। यही तो किया था, फॉर्मूला था ना, अंडर रूट गामा P बाय रो, तो गामा टाइम्स ऑफ P बाय रो की जगह क्या लिखा था, आर टी बाय, तो ये ऐसे आया था। ओके, अब इतनी सारी बातें समझने के बाद अब मित्रों मैं पहले आपको कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को ओरली समझाऊंगा, बताऊंगा, जिससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और जो नई पॉइंट्स निकलेंगे उन्हें आप नोट करिएगा। उसके बाद फिर हम इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो मित्रों व्हाट इज द एंगल, सुनना है, कुछ भी नहीं लिखना है, मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा नहीं रहा हूं, हम केवल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं मित्रों। ओके, जैसे क्वेश्चन है एंगल बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्वेश्चन है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या होगा, तो ऑब्वियसली 0 डिग्री होगा क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे। जबकि अगर यही क्वेश्चन वो ट्रांसवर्स वेव के लिए पूछते तो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होता। इज इट क्लियर? ऐसे ही जो काम की बातें लगेंगी वही नोट करना, कुछ बातें तो सुन के ही क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही एक बात बड़े काम की है, जब भी साउंड किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। तो आप जरा इंपॉर्टेंट
लिखो जरा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं क्वेश्चंस के थ्रू बता रहा हूं, आप कॉपी में लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी मित्रों, तो फ्रीक्वेंसी रहेगी सेम, लेकिन वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों ही चेंज हो जाएगी। तो लिखिए व्हेन अ साउंड ट्रेवल इन अ मीडियम, या अगर वेव भी है तो भी उसके लिए लिख सकते हैं व्हेन अ साउंड ट्रेवल इन अ मीडियम, देन व्हेन साउंड ट्रेवल इन मीडियम, then from one medium to another, from one medium to another, its frequency is constant. Frequency is constant, but wave speed, but wave speed and wavelength changes. Wave speed and wavelength changes. तो मित्रों अगर साउंड या वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो ऑलवेज उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। क्यों? फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, ऐसा लिख लो, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना, उस पर डिपेंड करती है बेटा फ्रीक्वेंसी। ओके, और रिलेशन आप सब बच्चों ने पढ़ा है, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला याद रखो। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर मान लो स्पीड चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज होना चाहिए। नहीं बेटा, क्यों? मान लो ये एयर में फ्रीक्वेंसी है, ये स्पीड है और ये वेवलेंथ है। अब जब यही मीडियम में वेव ट्रेवल करेगी और मान लो वेव स्पीड हो जाएगी हाफ, तो याद रखना इसमें डेफिनेटली वेवलेंथ भी हाफ होगी, और दोनों हाफ होंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सी बाय लैम्डा। गॉट इट? तो किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करेगी, ये याद रखना। ओके, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। अगर मैं कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकेंड में ऐसी 50 वेव्स बन चुकी हों। गॉट इट? ये फ्रीक्वेंसी का मतलब था, एक स्टूडेंट ने पूछा है। अगले क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द टाइप ऑफ वेव दैट कैन बी ट्रेवल इन सॉलिड। सॉलिड में कौन सी वेव ट्रेवल कर पाती है? ऑप्शंस दिए हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, बोथ, नन। तो सॉलिड में केवल ट्रांसवर्स वेव ही ट्रेवल करेगी। एक बात याद रखिएगा, द फिनोमिना ऑफ साउंड प्रोपोगेशन इन एयर इज। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया कि जब साउंड एयर में ट्रेवल करेगा तो ये कौन सी प्रोसेस है? तो जब साउंड एयर में ट्रेवल करेगा तो ये एक आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। सही ऑप्शन आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। ये मैंने आपको लिखवा दिया है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आगे, नेचर ऑफ साउंड वेव इन केसेस, जब साउंड एयर में ट्रेवल करती है तो उसका नेचर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। भाई लॉन्गिट्यूडनल ही होता है ना, मैंने कहा ना, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन साउंड वेव। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए अजीब इसलिए है क्योंकि आपने अभी इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे पोलराइजेशन फिनोमेना। कौन सा सर? आप ये लिख लो, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम डिटेल में इस बार पढ़ेंगे आगे। पोलराइजेशन फिनोमेना, पोलराइजेशन फिनोमेना is only shown by transverse wave, only shown by transverse wave। याद रखना, पोलराइजेशन फिनोमिना केवल ट्रांसवर्स वेव बताती है। क्यों, कैसे, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन,
कि मून पर हुआ एक्सप्लोजन, अरे मून पर हुआ एक्सप्लोजन अर्थ पे क्यों सुनाई नहीं देता? क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो लिखो, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। ये क्वेश्चंस में से निकल के आ रहे हैं, मेन पॉइंट्स वो लिख रहे हैं। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है इसको। अगला एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा, 100% बच्चे गलत आंसर देते हैं। 100% बच्चे, आप भी गलत ही दोगे। देखो क्वेश्चन है कि अगर, सुनना, वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मोटर बोट सेलिंग इन वाटर। इस पानी की सरफेस पर एक मोटर बोट जब निकल के जाएगी तो पानी में बनने वाली वेव कौन सी हो? ऑप्शन नंबर ए लॉन्गिट्यूडनल, सेकेंड ट्रांसवर्स, ए लॉन्गिट्यूडनल, बी ट्रांसवर्स, सी बोथ, और डी कैन नॉट से। नहीं पता, बताओ जरा आपका ऑप्शन। मैंने कहा था 100% बच्चे गलत बताएंगे। देखते हैं, आप ए बी सी डी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। एक मोटर बोट जब वाटर की सरफेस पे जाएगी तो कौन सी वेव बनेगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, बोथ या नन? तो मैक्सिमम बच्चों ने गलत बताया है, एक बच्चे ने सही बता दिया, सी ऑप्शन बोथ। सर पॉसिबल ही नहीं है। सर आपने तो बोला था कि पानी पे ट्रांसवर्स वेव बनती है। मित्रों, जब मोटर वेव आगे जाएगी ना तो नो डाउट वाटर पे तो ट्रांसवर्स वेव बनेगी, लेकिन मोटर बोट जब आगे जाएगी तो वो वाटर के पार्टिकल्स को आगे भी मूव करेगी उसी डायरेक्शन में, और उसके कारण कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बन जाएंगी। तो बोथ, तो ये पॉइंट आप लिखो तो व्हेन boat is traveling on water, then both transverse and longitudinal waves are produced. Waves are produced. दोनों वेव्स जो है मित्रों वो प्रोड्यूस होंगी, याद रखिएगा। ओके, अगला पॉइंट है, जब वेव मीडियम में ट्रेवल करती है, जब वेव मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो क्या ट्रांसमिट करती है? ऑप्शन नंबर ए मैटर या मटेरियल को ट्रांसफर करती है, ऑप्शन नंबर 2 एनर्जी, थर्ड बोथ मैटर एंड एनर्जी, और डी एनर्जी मैटर एंड मोमेंटम। तो मित्रों आप ऐसे समझो कि एक स्ट्रिंग अगर आप वाइब्रेट कर रहे हो तो यहां पर कोई पार्टिकल का थोड़ी, केवल एनर्जी का ही ट्रांसफर होगा बेटा, केवल एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। मैंने अभी बताया था, कई बार पार्टिकल्स भी होते हैं पर नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। तो ऑलवेज वेव एनर्जी को ही ट्रांसमिट करेगी, पार्टिकल या मैटर को ट्रांसमिट नहीं करेगी, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब साउंड वेव ट्रेवल करेगी तो क्या चेंज होगा? जब साउंड वेव एयर में ट्रेवल करेगी तो क्या चेंज होगा? मीडियम की डेंसिटी होगी चेंज। अभी तो कहा था कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करेगी तो डेंसिटी चेंज होगी। तो यही आंसर सही था, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, अब अगला पॉइंट जो है बेटा वो सुनो। एक काम की बात जो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ये एक वेव है, ये एक्स एक्सिस पे मान लो मैंने ले लिया टाइम, और वाई एक्सिस पर मैंने ले लिया ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
काम की बात नंबर 1, ये बेसिक बात है, बच्चों को पता है ये बातें, छोटे बच्चों को, आपको तो पता होना ही चाहिए, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं। एक ऑसिलेशन में यहां से यहां तक की लेंथ को तो वेवलेंथ कहते हो, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है इसको टाइम पीरियड कहते हो, हाफ के लिए t/2 और इसका भी हाफ t/4। तो अगर जीरो से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अरे जीरो से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का टाइम पूछेंगे तो t/4 आएगा। तो क्वेश्चन आ जाए कि एक वेव जीरो से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को करने में 2 सेकंड का टाइम लेती है, तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो बेटा जीरो से मैक्सिमम तक का टाइम t/4 दिया 2 सेकेंड, तो टाइम आ गया 8 सेकेंड, और टाइम पीरियड है अगर 8 सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/t, मतलब 1/8। एक काम करो, आप इसको लिखो एज इट इज, एज इट इज आप इसको ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए। इसको एज इट इज आप मित्रों ड्रॉ करिए। टाइम जीरो से लेके टी, एज इट इज नोट करिए। एक एग्जाम्पल लिख लो, लिखिए, इफ अ वेव, if a wave takes 2 seconds to move from 0 to maximum displacement, 0 to maximum displacement, then its frequency कितनी होगी, then its frequency। तो बेटा जीरो से मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम का टाइम t/4 कितना दिया 2, तो टाइम पीरियड आया 8 seconds, so frequency will be reciprocal of time period, it's a 1/8। ओके, अब अगली खास बात, अगली खास बात, अगली खास बात के लिए सुनिएगा मेरी बात। एक वेव है इस तरह से, यहां डिस्प्लेसमेंट और यहां टाइम, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी। तो मित्रों इस तरह की अगर इक्वेशन जीरो से शुरू होती है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी। अब सर ओमेगा टी क्या है, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये कैसे आया, कहां से आया, इन सबका भी हम प्रूफ देखेंगे आगे, डोंट वरी। आप ये रट लो, सुन लो, बाद में लिखना। अगर कोई वेव है तो उसकी जनरल इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी। अब ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ए का मतलब है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी इससे हमें पारा पढ़ने वाला है, अभी आप टेंशन मत लो, अभी तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, सुन लो आप। वाई है डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग पॉइंट पर वेव का डिस्प्लेसमेंट। अगर यही वेव दोस्तों आपको नीचे से शुरू कर देते, समझ रहे हो उसमें आप क्या डिफरेंस आ रहा है, नीचे से स्टार्ट करते, तो आप इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे y इज माइनस साइन माइनस ए साइन ओमेगा। कॉमन सेंस की बात है, t जीरो पे एम्पलीट्यूड नेगेटिव। अगर ये वेव, अगर ये वेव कहीं ऐसे स्टार्ट हो जाता, अब एक गौर फरमाने वाली बात है, सुनो बेटा, यहां
ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसे आप एम्पलीट्यूड का नाम दे रहे हो, ये ज्यादा है और ये कहीं बीच में से स्टार्ट हुई। गौर फरमाइए, ये कहीं बीच में से स्टार्ट हुई। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी पता है? y इज ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब थीटा मतलब एंगल, वो कितना भी हो सकता है, इनिशियल फेस कहते हैं। थीटा या फाई लिख दो आप उसको। फाई का मतलब है इनिशियल फेस। इनिशियल फेस ये बहुत डिटेल में हम सीखेंगे, टेंशन ही मत लो। बस मैं आपको कुछ बेसिक बातें सिखा रहा हूं। इनिशियल फेस, एंगल होगा कितना भी हो सकता है। एज इट इज ड्रॉ करो सभी बच्चे फटाफट। अगर वेव जीरो से शुरू होके ऊपर जाए तो साइन फंक्शन, जीरो से शुरू होके नीचे जाए तो माइनस साइन फंक्शन, बीच में से ऊपर से कहीं शुरू हो तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जल्दी जल्दी ये सब नोट कर लो, ड्रॉ कर लो बेटा फास्ट। ऊपर से कहीं स्टार्ट हुई तो प्लस फाइव इनिशियल फेस, फिर अगर नीचे कहीं से स्टार्ट हुई तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी माइनस सॉरी ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिखते हैं। और आगे माइनस की आवश्यकता नहीं है, वो फाइव के साथ लिख दिया है, अंडरस्टूड। ओके, नीचे कहीं से स्टार्ट हुई तो आगे ए मत लिखना, फाइव माइनस का हो। यही वेव, ये तो मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, ये कॉस फंक्शन है। टाइम जीरो पे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो ये कॉस फंक्शन है। तो ए कॉस ओमेगा टी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये सिंपल सी बात है बेटा। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। ये वेव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हुई और ये कहीं और से स्टार्ट हुई। और अगर यही वेव नीचे माइनस ए एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो तो y होगा माइनस ए कॉस ओमेगा। ये बहुत बेसिक और सिंपल सिंपल बातें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन इसका एक्चुअली दिया था जिसमें शेप्स दिए थे और इक्वेशन दी थी। ओके, फटाफट इसको ड्रॉ कर लें आप। अब आगे बात करें बेटा। जैसे स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस ऑफ डेंसिटी रो एंड प्रेशर पी इज प्रोपोर्शनल टू। अगर साउंड किसी गैस में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड किसके प्रोपोर्शनल? तो साउंड मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव की गैस में स्पीड अंडर रूट गामा पी बाय रो। याद आया? तो करेक्ट ऑप्शन है सी किसके प्रोपोर्शनल है? चार ऑप्शंस दिए हैं तो करेक्ट ऑप्शन है अंडर रूट पी बाय रो। प्रोपोर्शनल बोला, ये इक्वल है तो गामा है, प्रोपोर्शनल के लिए इन्होंने गामा को हटा दिया। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ओरली आप कर सकते हो। क्वेश्चन है टू
मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस, मोनो एटॉमिक बोला, टू मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस of molecular mass m1 and m2 are enclosed in two container having same temperature, then the ratio of speed of sound is, ये किसी जमाने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है जेडब्ल्यू, मतलब बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन दिया, आपसे कहा दो मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस के मासेस हैं m1 m2, सेम टेम्परेचर पे इनका वेलोसिटी का रेशो क्या होगा? तो साउंड की स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट गामा आर टी बाय एन पता है, तो यहां से c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एन, तो बस c1 बाय c2 आएगा अंडर रूट m2 बाय n। दिस इज द आंसर। गुगली कब होती पता? गुगली कब होती है पता है? जब इसमें पहली वाली गैस मोनो एटॉमिक कहते और दूसरी वाली गैस डाई एटॉमिक। अब गड़बड़ होती, अब गड़बड़ होती सर क्यों? क्योंकि यहां गामा, गामा मोनो एटॉमिक के लिए 5/3 और डाई के लिए 7/5 अलग अलग होता। क्वेश्चन जो है वो क्या था कि मोनो एटॉमिक दो गैसेस, एक का मास m1 एक का मास m2 सेम टेम्परेचर पे हैं, तो बताइए उनमें साउंड की स्पीड का रेशो क्या होगा? तो साउंड वेव की स्पीड का रेशो देखो तो मोनो एटॉमिक गैस सेम टेम्परेचर के लिए बोला तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, तो कॉमन सेंस की बात है C1 रेशो C2 यही रहेगा। लेकिन अगर वो आपसे कहते एक गैस मोनो एटॉमिक है और एक डाई एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक के लिए गामा 5/3 और डाई के लिए 7/5, तो आपका आंसर कुछ और आता। वो कैसे आता? तो आप उसके लिए यू लिखते कि C प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट गामा बाय m, तो C1 बाय C2 विल बी अंडर रूट में देख सकते हैं गामा 1 रेशो गामा 2 मल्टीप्लाइड बाय m2 रेशो m1 अंडर रूट। मोनो एटॉमिक के लिए ये वैल्यू 5/3, डाई एटॉमिक के लिए ये वैल्यू 7/5 m2 रेशो m1। और मित्रों अब ये वैल्यू ऊपर ले जाने पे 25 रेशो 21 m2 रेशो m1 आ जाता। क्वेश्चन करने के तरीके क्या है मैं आपको पहले ये सिखा रहा हूं, समझ में आई मेरी बात? इतनी पिक्चर क्लियर है सभी को?